स्टार्ट में हम देखते हैं एक आर्मी कैंप के अंदर एक जो कुक होता है वो अपने पेन को बजाते हुए सभी को है ना उठा रहा होता है कि उठने का समय हो चुका है और जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। और उस पेन की आवाज़ के कारण बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो अपनी नींद से है ना उठ जाते हैं और उनके अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर जो रीड है वो भी शामिल होता है। और कैंप के अंदर बहुत सारी जो परेशानियां वो पैदा करने के कारण उसकी रैंक को है ना कम करते हुए इन जो मंदबुद्धि लोग हैं उनका लीडर है, स्क्वाड लीडर है, वो बना दिया गया होता है। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं जो वॉर होती है वो स्टार्ट हो जाती है और दोनों आर्मी होती है आपस में लड़ने लग जाती है। और उसी वॉर के अंदर हम रीड को देखते हैं, वो भी है ना बाकी सोल्जर से लड़ रहा होता है। लेकिन हमें पता चलता है जो रीड है उसके पास किसी प्रकार की कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। उसने सिर्फ एंडलेस अपनी जो ट्रेनिंग है, जो कभी ना खत्म होने वाली ट्रेनिंग है और हार्ड वर्क है, वो करते हुए आज वो इस मुकाम पे पहुंचा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रीड के और पीछे से एक एनिमी का सोल्जर है वो अटैक करता है और जो रीड है उसे ग्राउंड पे गिरा करके बुरी तरह से कूटने लगता है, पीटने लगता है। और हम देखते हैं कि आसपास सभी सोल्जर है वो मरे जा रहे होते हैं और रीड है वो सोचता है कि मेरे पास स्पेशल स्किल नहीं है, इसलिए ना इस नॉर्मल सोल्जर ने मुझे नीचे गिरा लिया और मुझे मारने लगा है। और वो है ना अपनी सोड की तरफ आगे बढ़ता है, ये सोच रहा होता है बस एक बार मेरे हाथ में मेरी जो सोड आ जाए उसके बाद में चाहे मेरे सामने कोई भी एनिमी क्यों ना खड़ा हो मुझे डर नहीं लगेगा और मेरी सोड की हेल्प से मैं उसे ऑन द स्पॉट 2 टुकड़ों में काट दूंगा। और मैंने मेरी जिंदगी के अंदर एक सपना है वो देखा था, उसे अचीव करने का मैं पूरा प्रयत्न है वो कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि बिना मेरी सोड के वो होना पॉसिबल नहीं है। बस इस सोड के कारण मुझे थोड़ा सा ये विश्वास आता है दिल के अंदर कि हाँ मैं अपने ना ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि जो रीड होता है उसका ड्रीम ये होता है कि वो एक नाइट है वो बने, और नाइट बना उसके लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है। जब भी लोग इस बारे में सुनते हैं तो उसका मजाक है वो उड़ा देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका ड्रीम यहीं पे अधूरा है वो रह जाता है, क्योंकि इसके गले के ऊपर एनिमी का बंदा अटैक करके ऑन द स्पॉट से मार देता है। और ये सोचता है, लगता है कि जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम ही रह जाएगा। तभी हम देखते हैं रीड के मरने के बाद में उसे एक मिस्टीरियस सी पर्पल लाइट है वो दिखाई देती है और अगले ही पल जब रीड की आंखें खुलती है तो वो वापस उस दिन की शुरुआत में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे रीड है वो सोचता है, लगता है कि मैंने एक बहुत ही डरावना सपना है वो देख लिया, लेकिन वो देखता है उसके साथ वाला जो सबॉर्डिनेट होता है वो वही सेम लाइनें दोहराता है जो उसने ना एक दिन पहले वो देखी थी या ड्रीम के अंदर देखी थी। तो उसे ना ये रियलाइज हो जाता है कि ये पक्का ड्रीम नहीं था, ये पक्का ही होने वाला है। लेकिन रीड फिर भी ना इस बात को इतना ज्यादा गौर है वो नहीं करता, वो सोचता है, लगता है उसे किसी प्रकार की हेलुसिनेशन है वो हो रही है। लेकिन फिर से वापस से जो वॉर है वो शुरू हो जाती है और रीड को फिर वापस न चाहते हुए भी है ना वॉर के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक स्क्वाड का लीडर है, वॉर में तो उसे पार्टिसिपेट है वो लेना ही होगा। लेकिन आज के दिन का भी वही परिणाम होता है कि जो उस दिन के परिणाम होता है, मतलब जो उसने ड्रीम के अंदर देखा होता है, जो इसे लगता है कि उसने ड्रीम के अंदर देखा है, मतलब इसी प्रकार से लगातार दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी है ना वो सेम ही तरीके से मारा जाता है। इसके बाद में जब है ना वो चौथी बार वापस है ना उस अपने रियलिटी के अंदर आता है तो अपने आप से क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि जो बैटलफील्ड में लगातार बार बार उसके गले के ऊपर अटैक हो रहा है और है ना जो दर्द होता है उसमें मरते हुए उसे अभी भी रियलाइज हो रहा होता है। और वो यही रियलाइज कर रहा होता है, कंटिन्यूसली जो डेली वॉर होती है उसे लड़ रहा होता है और सामने की ओर से वही बंदा फिर से आ रहा होता है और वो अपनी स्किल का यूज करते हुए परफेक्ट स्टेप के साथ यहाँ पे ना रीड के साथ अटैक कर रहा होता है। और रीड को पता होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है और बोलता है कि नहीं अब ये बहुत हो गया, मेरे को पता है अब क्या होने वाला है, तो मैं ये चीज़ अपने साथ वो नहीं होने दूंगा। और ये आप यहाँ पे रीड का 70वीं बार होता है जब ये वापस से ना मर करके जिंदा हुआ होता है सेम डे को। और जैसा कि रीड ने उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा की तरह वो फिर से उसी बंदे के द्वारा वापस से मार दिया जाता है और जो रीड है वो कुछ भी नहीं कर पाता। और ये रीड यही सोच रहा होता है मरते मरते कि अगर उसने सोर्ड थोड़ी तेज घुमाई होती, सोर्ड को अच्छे से पकड़ा होता, अच्छी स्किल के साथ इसके ऊपर अटैक किया होता, तो उसे इतनी बुरी तरह की मौत के साथ है ना नहीं मरना पड़ता। और हम देखते हैं जो रीड होता है फिर से है ना जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है, तो उसे फिर से वही पर्पल लाइटें दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो एक लैंप के अंदर होती है और उस लैंप को किसी है ना ग्रीन रीपर ने पकड़ रखा होता है और वो बोलता है कि अगर तुम ये समझ चुके हो कि तुम है ना इस लाइफ में और कुछ भी है वो नहीं कर सकते, तो तुम्हें यहाँ पे हार वो मान लेनी चाहिए और गिव अप करके मेरे साथ चलना चाहिए। खड़े हो और खड़े होकर के मेरी इस बोर्ड के ऊपर आ जाओ और अपनी जो इस बेकार जिंदगी है उससे हार है वो मान लो। लेकिन यहाँ पे ग्रीन रीपर को पता नहीं होता ये बात बोल करके उसने जो रीड के आत्मसम्मान है उसे कितना ठेस है वो पहुंचाई है। और ये सुनने के बाद रीड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बस ये डिटरमाइन कर लेता है कि वो इस दीवार को तोड़ करके आगे क्रॉस करते हुए जाएगा और कभी भी है ना हार वो नहीं मानेगा। और हम देखते हैं फिर से उसी दिन की शुरुआत हो जाती है, जो कुक होता है फिर से है ना पेन के द्वारा सभी लोगों को जगाता है और इधर अपना जो रीड है फिर से जाग जाता है। और आज जो रीड है कुछ सेकंड पहले ही उठ जाता है, जिससे कि जो पास वाले सबॉर्डिनेट को वर्ब डायलॉग बोलने का मौका नहीं मिलता। तो जो रीड है वो बोलता है, रेम तुम्हारे शूज के अंदर एक बग है। तो सुनने के बाद में रेड गुस्सा आ जाता है और वो पलट के देखता है तो उसमें सच में बग निकलता है और बोलता है, अरे यार ये रेडिकुलस चीज़ के अंदर कैसे आ गई, क्या बॉस आपने ना इसको मेरे शूज के अंदर डाला, आखिर इस प्रकार की बेकार चीज़ें या बेकार मजाक आप मेरे साथ है वो कैसे कर सकते हैं। तो जो रीड होता है वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने थोड़े समय पहले उसे तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा था इसलिए मैं तुम्हें बता पाया।
और ये रीड का 18वीं बार था जब उसने इस बग को देखा था, वो भी मरते हुए। और वो सोचता है कि पता नहीं अब मुझे और कितनी बार इस बग को इसी प्रकार से मरते हुए देखना होगा। और रीड थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाता है और हमें बताता है कि जब वो जवान था तभी उसने सबसे पहले सोर्ड है वो पकड़ने का तय है वो किया था। उसके गाँव के अंदर एक रिटायर्ड मशीनरी है वो आया था और उसी ने कुछ स्किल्स यहाँ पे रीड को सोर्ड पकड़ने की और सोर्ड से लड़ने की सिखाई थी। और तभी उस मशीनरी ने ये कहा था कि अरे वाह यार रीड, तुम तो काफ़ी अच्छे से कर रहे हो। अगर तुम इतनी अच्छे इसी समय हो तो मुझे लगता है भविष्य में चलकर तुम एक वाकई रियल नाइट है वो बन सकते हो। और जब से उस मशीनरी ने ये बात कही थी तभी उसी दिन से मेरा ये ड्रीम बन चुका था कि मैं इस देश का एक रियल नाइट है वो बनूं। और रीड यही ड्रीम देखता है कि एक जो नाइट है वो ऐसा पर्सन होता है जो अकेले ही हजारों लोगों को युद्ध के मैदान में अपने ही बल पे हरा सकता है। और वो एक ऐसा बंदा होता है जो युद्ध के पूरी बैटलफील्ड के अंदर इधर से उधर उठा पुठा कर सकता है, युद्ध के पूरे नतीजे को चेंज है वो कर सकता है। और इस प्रकार का व्यक्ति एक इनविजिबल हीरो है वो कहलाता है। और जो नाइट एक वॉर को अकेले फिनिश कर सके उसे जो नाइट ऑफ द एंड यानी जो सभी चीज़ों को खत्म करने वाला नाइट है वो कहा जाता है। और उसी दिन से जो रीड होता है उसने अपने विलेज को त्याग दिया और एक नाइट बनने के लिए जो मशीनरी ग्रुप है उसे ज्वाइन है वो कर लिया। लेकिन हम देखते हैं मशीनरी ग्रुप के अंदर अभी भी है ना यहाँ पे रीड का मजाक है वो उड़ाया जा रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे को देखो जो कि एक छोटे से कुत्ते के भौंकने पे डर जाता है और ये नाइट बनने का सपना है वो देख रहा है। तब यहाँ पे रीड है उसे ना रियलाइज हो गया कि हाँ वो इस प्रकार से जो नाइट है वो नहीं बन सकता क्योंकि उसकी जो स्किल है वो नॉर्मल पर्सन के बराबर ही है। लेकिन उसने सोचा कि अभी हार मानने के लिए जो टाइम है वो नहीं आया, मुझे और भी कोशिश वो करनी चाहिए। तो ये सोचते हुए उसने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे और भी कंटिन्यू कर दिया और लगातार अपनी जो ट्रेनिंग है और जो हार्ड वर्क है उसमें और भी ज़्यादा टाइम है वो देने लगा। जो रीड था उसका ये बिलीव था हाँ उसके पास टैलेंट नहीं है, ये बात सच है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसकी हार्ड वर्क की वजह से, क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो कभी भी तुम्हें धोखा है वो नहीं दे सकता, तुम्हें अंततः तुम्हारे गोल तक पहुंचा के ही रहता है। ये सब रीड का मानना था। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के अंदर यहाँ पे रीड ने अपने आप को पुश किया और जितना पुश कर सकता था उसके बाहर जाकर ही पुश किया और वो उसने ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की हर दम कोशिश वो की और कभी भी हार है वो नहीं मानी। इसलिए समय के साथ उसने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो हासिल किया और उसने यही सपना देखा कि उसके आसपास के लोग हैं वो कभी ना कभी उसकी स्किल को पहचानेंगे और बस इसी उम्मीद में वो लगातार अपनी जो हार्ड मेहनत है वो करता गया। लेकिन फिर अचानक से उसका जो ये ड्रीम है चकनाचूर हो गया क्योंकि एक जो 12 साल का बच्चा है उसने उसके सपने को ड्रीम को एकदम पूरी तरह डिस्ट्रॉय वो कर दिया। एक 12 साल के लड़के ने उसके साथ ड्यूल करने की फरमाइश है वो की और ये जो लड़का है ये उसी विलेज में था जिस विलेज के अंदर अभी जो रीड है वो रुका हुआ था और ये सिर्फ है ना 12 साल का था और 6 महीने इसे स्वॉर्ड चलाते हुए थे और उसने उस इडियट को हराया जो पूरी जिंदगी से स्वॉर्ड सीखने के अंदर लगा हुआ था। और ये सब चीज़ें सोचते हुए जो रीड है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आगे इतने लंबे समय तक उसने जो हार्डवर्क है वो किया वो इसी प्रकार से मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और वो कंटिन्यूसली ना अपनी जो प्रैक्टिस है वो करता रहा था। क्या उसका जो ड्रीम है वो होपलेस है क्या, कभी भी वो अपनी ड्रीम को हासिल है वो नहीं कर सकता क्या, क्योंकि उसने लगातार अपनी जो सोड है उसे स्विंग है और स्विंग है करता रहा और अपनी जो हार्डवर्क है ट्रेनिंग है लगातार करता रहा। लेकिन उसने खाना भी कम खाया, सोए भी कम, लेकिन अपनी सोड में से स्किल के ऊपर हमेशा उसने ध्यान रखा। फिर भी है ना वो इतना परफेक्ट नहीं बन पाया। आखिरकार ऐसा क्यों, क्या वो कभी भी अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएगा। वो रात को नाइट को सोया नहीं, रात को वो प्रैक्टिस करने लगा था और जो सन भी है वो राइज होता जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ता। बस उसे इसी बात का गुस्सा आता है कि क्या उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो क्या वाकई में नाइट है वो नहीं बन सकता, चाहे वो कितनी भी हार्ड वर्क है वो कर ले। और हम देखते हैं कि उसका स्टेमिना भी खत्म हुआ होता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक एक और खतरनाक अटैक उस ट्री के ऊपर करता है। अब पूरी रात भर ना यहाँ पे जो ट्रेनिंग है अपने रीड ने की होती है और बहुत सारे स्लेसेस यहाँ पे ट्री को मारे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ट्री पे छोटी मोटी खरोंचों के अलावा और कुछ भी है ना ट्री का यहाँ पे रीड है वो बिगाड़ है वो नहीं पाया होता है। और फिर से जो रीड है अपनी हिम्मत को बांटता है और बोलता है कि क्या हुआ अगर वो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएगा तो वो कम से कम है ना एक एक्सपीरियंस सोल्जर है वो तो बन ही सकता है। और वो फिर से अपनी ट्रेनिंग के अंदर लग जाता है और अपनी सोर्ड को स्विंग और स्विंग फिर से स्विंग है वो करने लग जाता है। और उसे एक बात का और गुस्सा होता है कि ये जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा अनफेयर क्यों है, उसे है ना इस प्रकार की कोई स्किल है वो क्यों नहीं दी ताकि जिससे वो अपने ड्रीम को अचीव वो कर पाता। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट में आता है 3 साल बाद में। हमें जो साइपर डिवीजन है उसकी 4th कंपनी, उसके नीचे 4th प्लाटून और उसके नीचे जो 4th स्क्वाड है वो दिखाई जाती है। इतने लंबे साल की है ना प्रोसेस और मेहनत के बाद में वो फाइनली ये जो 2nd ग्रेड की स्क्वाड है उसका लीडर है वो बन पाया होता है। मतलब यहाँ पे भी इस चीज़ से भी अपना रीडर वो सेटिस्फाई होता है कि उसने इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस की, चलो वो इस पोजीशन तक पहुँच पाया। कम से कम जो बेकार के मशीनरी होने से तो एक अच्छा सोल्जर होना काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर हम देखते हैं जो रीड होता है अपनी है ना स्क्वाड के एक बंदे से टकराता है जैक्सन से और उसे बोलता है जैक्सन जो सुबह की मॉर्निंग रोल है यानी जो मॉर्निंग ड्यूटी है मेरी, क्या तुम मेरी जगह वो कर सकते हो।
क्योंकि मुझे कोई दूसरा ज़रूरी काम है उससे निपटना है। तो हम देखते हैं जो जैक्सन होता है एक पल के लिए ना घूरते हुए जो रीड को देखता है और वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इस फेवर को याद रखना होगा और मेरे लिए कोई दूसरा फेवर है वो करना होगा जब मैं बोलूँगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे इस चीज़ का रीपेमेंट है वो करना होगा। अब इस प्रकार का बिहेवियर देख करके जो रेम है वो बोलता है कि आखिरकार यार इस बंदे को देखो, इसका बिहेवियर कितना खराब है। अपने से सीनियर बंदे को है ना इस प्रकार से घूरते हुए कौन देखता है। तभी जो रीड है वो बोलता है, रेम मुझे तुमसे भी एक काम है। तो ये सुनने के बाद में जो रेम है वो बोलता है, क्या तुम भी कोशिश कर रहे हो फिर से मेरे ऊपर भी कोई काम डालने की, लेकिन इस बारे में सोचना ही मत। तभी जो रीड है वो बोलता है कि मुझे जो हार्ट ऑफ बीस्ट है वो सीखना है। अब ये सुनने के बाद में रेम एक पल के लिए सरप्राइज है वो हो जाता है, लेकिन वो फिर रीड से पूछता है कि आखिर तुम ना इसे फिर से क्यों है वो सीखना चाहते हो। लास्ट टाइम जब तुमने इसे सीखने की कोशिश की थी तो तुमने इसके ऊपर गिव अप वो कर दिया था और तुमने बोला था कि अब इसके ऊपर और वो ज़्यादा काम है वो नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि इस कन्वर्सेशन के कुछ समय बाद में नाउ लिलिया और एसमैन दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लोज कॉम्बैट बैटल है फिर से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे फिर से अपना जो रीड है वो मारा जाता है। लेकिन वो जितनी भी बार मार जाता है उसके बाद में वो रेम के पास आ करके जो हार्ट ऑफ बीस्ट है उसकी है ना सीखने की कोशिश वो कंटिन्यूसली करने लगता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में जो रीड होता है उसे जो उस स्वॉर्ड मैन का जो तलवार का जो आगे का तिकोना भाग होता है या जो नुकीला भाग होता है वो भी दिखाई नहीं देता और हर बार की तरह जो रिजल्ट सेम ही होता है कि वो उसकी स्वॉर्ड से फिर से मार जाता है। लेकिन फिर भी रिन इतनी मेहनत करने के बाद में सोचता है कि आज वो लास्ट दिन होना चाहिए जबकि है ना उसे इतनी मुसीबत का सामना है वो करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि रिन इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है और उसे खुद से इतनी उम्मीद होती है कि आज वो स्वॉर्ड की जो टिप है वो देख पाएगा और उस को हरा पाएगा। और हम देखते हैं फिर से जो वॉर होती है वो शुरू हो जाती है और ये यहाँ पे जो रीड है उसका 21वीं बार होता है और 21वीं बार यहाँ पे बैटल लड़ने के लिए आया होता है और उसने जो सारी चीज़ें वो अच्छे से मेमोराइज वो कर ली होती है कि अब उसके ऊपर जो भाले का अटैक है वो होने वाला है। तो वो जो मेन टाइम के ऊपर ही उस भाले के अटैक को डोज है वो कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। और दूसरी क्रिटिकल कंडीशन वो देखता है कि उसके पीछे से एक बंदा है अब अटैक करने वाला है, तो वो फिर से उसे अपनी शील्ड की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट है वो कर लेता है। अब उसकी जो नज़र वो जाती है उसके टीममेट यानी जो स्क्वाड मेंबर फेल होता है उसकी ओर और अब उसे पता होता है उसके ऊपर एक एरो आने वाला है और उसे ऑन द स्पॉट ही मार देगा। तो बीच में जो है ना रीड है वो आकर के उसे उस एरो से बचा लेता है और प्रोटेक्ट कर लेता है और सामने की ओर से एक और सोल्जर आकर के फेल को मारने की कोशिश करता है तो उसे भी ऑन द स्पॉट मार करके जो रीड है उसे फिर से वो बचा लेता है। और यहाँ पे जो रीड है उसे थोड़ी सी अचीवमेंट है वो हासिल हुई होती है क्योंकि वो जितनी भी बार कोशिश करता है उस एरो से ना किसी प्रकार से अगर फेल को बचा लेता है तो जो सामने वाला बंदा है वो किसी प्रकार से फेल को मार देता है। मतलब हर बार जो जंग है उसमें फेल वो मार जाता है, लेकिन आज पहली बार उसने ना फेल को बचा लिया है। अब उस एनिमी सोल्जर की तरफ भी देखता है जो अपनी सोर्ड के आगे वाला जो नुकीला हिस्सा होता है उसका यूज करते हुए सभी सोल्जर को मारी जा रहा होता है और ये वही सोल्जर होता है जिसने अब तक 20 बार सेम तरीके से रीड को है ना उसके गले के ऊपर तलवार के नुकीले अटैक से मारा होता है। लेकिन इस बार यहाँ पे रीड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, इस बार जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वो होने वाली है। और हम देखते हैं वो सोल्जर फिर से यहाँ पे रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी थोड़ा सा सीन फ्लैशबैक के अंदर जाता है और वो रेम की बातें याद करते हुए बोलता है, जो रेम अपनी एक्स को उछालते हुए बोलता है कि जो है ना हार्ट ऑफ जो बीस्ट है वो बनने के लिए तुम्हें ना इस प्रकार से रिएक्ट है वो करना होगा कि तुम्हें मौत से डर है वो नहीं लगता। और वो फिर अपनी जो एक्स है उसका ना अटैक करते हुए जो है ना रीड है उसके गले के पास ले जाता है। अब जो रीड होता है अचानक से अटैक होता है देख करके अपनी जो आंखें वो बंद कर लेता है और इससे अपना जो है ना मत है रेम प्रूव कर देता है और बोलता है कि जो बीस्ट होता है वो मौत से कभी भी नहीं डरता। तो अपनी आती हुई मौत को देख करके तुम्हें कभी भी अपनी आंखें वो बंद नहीं करनी। अगर तुम युद्ध के मैदान में ऐसा करोगे तुम ऑन द स्पॉट ही मर जाओगे। इसलिए हमेशा एक बात रखना, बात को याद रखना कि तुम्हारा जो दिल है वो बीस्ट का होना चाहिए, चाहे कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए तुम्हारी जो आंखें वो खुली रहनी चाहिए और तुम एक ऐसे पर्सन होनी चाहिए जिन्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे मौत आए क्यों ना जाए, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हमेशा खुली है वो खुली रहनी चाहिए जैसे कि एक बीस्ट की रहती है। अब रीड यही सोच रहा होता है क्या उसे मौत से डर है वो लगता है। फिर वो सोचता है कि लगता है ये बात सही है क्योंकि पिछली बार लगातार 20 बार जब भी वो मरा है तब उसकी आंखें डर के कारण वो बंद हो गई है जिसके कारण वो मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है इसलिए ना मैं ऑन द स्पॉट मर जाता हूँ, इसलिए मेरा जो दिल है वो है ना बीस्ट का नहीं बच सका है। लेकिन जो रीड है यहाँ पे रियलाइज कर लेता है कि जो मौत है उसकी दोस्त है और उसने कम से कम 20 बार इस चीज को रियलाइज है वो किया है। तो इस बार जब यहाँ पे जो एनिमी अटैक है वो करता है तो पहली बार लाइफ में पहली बार जो रीड है उस अटैक को डोज है वो कर पाता है। लेकिन ये करने के बाद जो रीड है उसका दिल है बहुत ही तेज धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि उसने इतनी खतरनाक जो मौत है अपने पास से देखी होती है और वो खुश हो रहा होता है कि चलो उसने फाइनली इस प्रकार के जो अटैक को डोज है वो कर लिया है। लेकिन जो स्किलफुल एनिमी होता है वो फिर से अपनी स्किलफुल स्वॉर्डमैनशिप वो दिखाते हुए अगले ही पल जो रीड है उसके गले के अंदर अपनी जो तलवार है वो घोप देता है और जो रीड होता है उसे फिर से यहीं पे मार डालता है। मरने के बाद में फिर से वो ग्रीन रिपर उसे दिखाई देता है और बोलता है कि अब तक तुमने कितनी बार है वो कोशिश वो कर ली है लेकिन हर बार तुम असफल ही है वो रहे और तुम्हें कितनी पीड़ाओं का सामना है और दर्द का सामना वो करना पड़ा है। तो अब खड़े हो और अपनी जो हार है उसे मान लो कि तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम वीक कमजोर हो और आकर के मेरी जो बोट है उस पर बैठ जाओ और बार बार ना इस बात को ना बढ़ावा मत दो कि तुम ये चीज कर सकते हो,
तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं जो ग्रीन रीपर होती है उसकी बातें फिर से जो रीड है उसे जो चुप जाती है और बहुत ही एंग्री लुक बनाते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था इस प्रकार का दिन भी मेरे सामने आएगा। मैंने उस स्वॉर्ड की आगे वाला नुकीला भाग पहली बार वो देखा, यानी मैं सक्सेसफुल हुआ। और हमें पता चलता है जो रीड होती है उसने अभी तक भी यहाँ पे हार वो नहीं मानी होती है। फिर से एक और नए दिन की शुरुआत करते हुए रीड यही सोचता है कि चाहे उसे ये करने में 100 दिन या फिर ज़्यादा दिन भी क्यों ना लग जाए, लेकिन वो उस बंदे को मार के रहेगा और इस वॉल को तोड़ करके आगे की ओर जाता रहेगा। अब हम देखते हैं ये जो रीड है उसका 33वीं बार होता है जब वो उस एनिमी से लड़ने के लिए आया होता है और वो आराम से अब देख पाता है उस एनिमी की जो स्वॉर्ड का अगला जो नुकीला भाग होता है उसे आराम से देख पाता है और वो पहले अटैक को बड़े आराम से डोज कर पाता है। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब तक जब वो एनिमी दूसरा अटैक करता है तो वो ना असफल हो जाता है और वो उसकी अटैक की चपेट में आ जाता है और वो फिर से वो मारा जाता है। तब यहाँ पे जो रीड है उसे अपनी जो मशीनरी के दिन है वो याद आते हैं जब है ना वो मॉन्स्टर को मारने का एक जो है ना चैलेंज होता है उसने एक्सेप्ट है वो किया होता है। एक्चुअली ये अपनी इच्छा से उसने ये नहीं किया होता है। जिस विलेज के अंदर ये रुका होता है तो उस विलेज के लोगों ने रिक्वेस्ट की होती है कि वो कैसे भी करके इन मॉन्स्टरों से उन्हें निजात है वो दिलाए, तो अपनी जो लाइफ है वो रिस्क में डाल करके यहाँ पे रीड ने सभी मॉन्स्टरों को डाल दिया होता है, मार दिया होता है। और एक्चुअली इस प्रकार की रिक्वेस्ट को है ना यहाँ पे जो रीड है उसने इसलिए एक्सपेक्ट किया होता है क्योंकि जो सच्चा नाइट होता है वो हमेशा ही कमजोरों की मदद है वो करता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया था और उससे ना इतना सारा करने के बाद में सिर्फ एक ब्रेसलेट है वो दिया जाता है इनाम के रूप में या रिवार्ड के रूप में। यहाँ पे रीड ने अपनी जान खतरे में डाल करके इन सभी मॉन्स्टरों को मारा होता है, तो उसके मुकाबले इस ना लॉकेट को देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा चीप है उसकी लाइफ के बदले या फिर उसने जो भी किया है उसके बदले। लेकिन जिस एल्डर ने उसे ये गिफ्ट है वो दिया होता है, रिवार्ड दिया होता है, वो बोलता है कि ये ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है, ये इस प्रकार का लॉकेट है जो तुम्हारे जो ड्रीम है जिसे तुम सपना देखना चाहते हो उसे पूरा करने में मदद है वो करेगा। वापस सीन जो बैटलफील्ड होता है वहां पे आता है और रीड वहां पे मरने की हालत में उसी लॉकेट को देखता है और सोचता है क्या ये सारा काम इसी लॉकेट के कारण हो रहा है, क्या ये लॉकेट चाहता है कि मैं अपना जो ड्रीम है नाइट बनने का उसे सक्सेसफुल कर जाऊं और एक नाइट है वो बनूं। और यहाँ पे जो रीड है फिर से खड़े होने की स्ट्रगल है वो करता है, लेकिन जो एनिमी होता है वो सामने खड़ा होता है और वो इस चीज को देख लेता है और वो पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया है वो दिखाता हूँ और तुम्हें मार देता हूँ क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा पेन के अंदर होंगे। लेकिन रीड को ये पता होता है ये बंदा उस पर कोई भी रहम है वो नहीं दिखाने वाला क्योंकि इस मोस्टर जैसे बंदे को है ना बहुत ही ज्यादा मजा है वो आता है लोगों को स्टेप है वो करने में। हम देखते हैं जो रीड होता है फिर से अपने बेड से खड़ा होता है और वो इस बार रेम को पहले बता देता है कि मैंने तुम्हारे जो बूट है जूते हैं उसके अंदर एक बग है कीड़ा है वो रखा है। और हम देखते हैं कि ये देखने के बाद में जो रेम होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सरप्राइज भी होता है और बोलता है कि स्क्वाड लीडर से मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह का मजाक है ना मेरे साथ कर सकते हैं। वाकई में स्क्वाड लीडर बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। तो जो रीड है वो बोलता है कि तुम ये बकवास की बातें वो करना बंद करो और चुपचाप बाहर चलो और बाहर चल करके मेरे को जो हार्ट ऑफ बीस्ट है उसे सिखाओ। और हम देखते हैं जो रेम और रीड बाहर आ जाते हैं और रेम कंटिन्यूसली अटैक करता है और यहाँ पे हम देखते हैं होता है चमत्कार। रीड ने सारे जो भी रेम ने अटैक किए होते हैं उन्हें परफेक्टली ना डोज वो कर लिया होता है और उसकी जो आंखें वो बंद नहीं हुई थी, मतलब उसने ना इस टेक्निक की जो बेसिक है वो पक्का लर्न वो कर ली होगी। अब ये देखने के बाद में जो रेम है वो बोलता है कि आखिर तुमने इस टेक्निक को है वो सीख लिया है, आखिर तुमने इतनी जल्दी इस चीज़ को कैसे सीख लिया। तो जो है ना अपना रीड होता है वो बोलता है मैंने इसके लिए ट्रेनिंग है वो की है। तो जो रीड है वो बोलता है कि ये जो चीज़ें ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ट्रेनिंग करके वो सीखा जा सके, इसके लिए एक लंबा टाइम है वो लगता है सीखने के लिए और ये ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो मेरी फैमिली के इस प्रकार की तकनीक है जो हर कोई बंदा इतना इजीली वो नहीं सीख सकता। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण तुम इतनी इजीली से सीख पाए होंगे। आखिरकार यहाँ पे रेम को कौन बताया कि वो प्रतिदिन एक ही प्रकार के हेल्थ से है ना वो गुजरा होता है। आखिरकार उसने इतनी प्रैक्टिस वो कर ली होती है कि वो क्या ही बताए, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती। तो यहाँ पे रीड सच्चाई नहीं बताते हुए बोलता है कि हो सकता है कि मैंने इसे बाई चांस है वो सीख लियो क्योंकि इसमें मेरा लक है वो रहा हो, लेकिन मैं इसे और भी गहराई से वो सीखना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो रेम है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि तुम इसके बारे में और ज्यादा सीखना वो चाहते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर से वो दोनों अपनी प्रैक्टिस है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रीड है वो मन में सोचता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने जो हार्ट ऑफ बीस्ट है उसे तो सीख लिया, लेकिन इसके कारण से मैं उस बास्टर कमीने एनिमी को तो हरा वो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से मैं उसे हरा सकूं। क्योंकि टेक्निक के नाम पर उसके पास सिर्फ एक ही टेक्निक है जो मशीनरी स्कोर टेक्निक है वो कहलाती है और ये एक मशीनरी वेल नाम का एक बंदा था जिसने इसे क्रिएट वो की थी। और इस टेक्निक है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस टेक्निक को नॉर्मली लोग ना एक ट्रिक है वो बोलते हैं और ये इतनी कारगर है वो साबित है वो नहीं होने वाली। तो वो फिर यहाँ पे सोचता है कि मुझे एक जो नई तरीका है या फिर जो नई टेक्निक है उसे यूज वो करना चाहिए। एक्चुअली वो सोच रहा होता है कि उस एनिमी की जो है ना स्टेप टेक्निक होती है वो यहाँ पे कॉपी करते हुए है ना रीड के साथ प्रैक्टिस है वो करे। तो हम देखते हैं अगले ही पल वो है ना यहाँ पे उस एनिमी की ना जो टेक्निक होती है उसके साथ यहाँ पे रेम पे अटैक वो करता है। लेकिन हम देखते हैं रेम काफी स्किलफुल होता है, उसकी सोर्ड पे एक खतरनाक अटैक करते हुए उसके हाथ से उसी की जो सोर्ड है वो गिरा देता है। अब ये करने के बाद में जो रीड है वो सोचता है कि हाँ उसने जो स्टेप है वो सही किया था क्योंकि उस बंदे के हाथों वो कई बार मर चुका है, तो उसकी बॉडी ने इस चीज को अच्छे से रिमेंबर है वो कर लिया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को स्टेप है वो करना है। और यहाँ पे जो रेम है वो बताता है कि अभी तक तो हम जितनी भी बैटल या फिर जितनी जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके अंदर अभी जो तुमने दिखाया वो चीज काफी अच्छी थी, लेकिन तुम्हें इस चीज के अंदर अपनी और भी ज्यादा स्टैंड है वो डालने की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रेम जितनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश है वो रीड को कर सकता है उतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश वहाँ पे करता है
जो रेम है वो बोलता है कि मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम जिस तरह से अटैक वो कर रहे थे, तुम्हें खुद के ऊपर ही डाउट था कि तुम जो ये अटैक करोगे वो फेल होगा। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक है वो करना है, वो सामने की ओर तुम्हारा एनिमी खड़ा है, तो तुम उस पर ना इस प्रकार से अटैक करो कि तुम्हें उसे जान से ही मारना है, और तुम्हारा ये जो अटैक है वो परफेक्ट है कि वो ये सामने वाले व्यक्ति की जान है वो लेकर के रहेगा। इतना कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए अटैक करते समय। और यहाँ पे जो रीड है रेम की ना सारी बातें सुनने के बाद सोचता है कि इस बंदे ने मेरे को है ना जो भी एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही बेकार तरीके से किया है, लेकिन ये क्या कहना चाहता है वो मैं समझ गया, इसका कहने का मतलब क्या है। अब है ना यहाँ पे जो रीड है उसे समझ में आ रहा होता है कि मेरी और उसकी ताकत के अंदर क्या फर्क है। जो एनिमी वाला बंदा है अटैक करता है तो 100% श्योर होकर के अटैक करता है कि मैं जो अटैक कर रहा हूँ उससे सामने वाले बर्दन की जो बंदा है उसकी गर्दन के ऊपर अटैक लगेगा और वो ऑन द स्पॉट उसके ना अटैक से मर जाएगा। यानी उसे अपनी जो स्वॉर्ड में स्किल है उस पर 100% है ना विश्वास होता है। तो ये सोचते हुए यहाँ पे जो रीड है फिर से अटैक है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं रेम फिर से अपनी है ना जो एक्स होती है उससे ना उसकी स्वॉर्ड को साइड में कर देता है और उसके हाथ से फिर से है ना जो स्वॉर्ड है वो छूट जाती है। और इधर हम बैटल फील्ड के अंदर देखते हैं कि कंटिन्यूसली इतनी मेहनत करने के बाद में जो रीड है पहले अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर काउंटर अटैक है वो नहीं कर पाता, ना ही अपने आप को बचा पाता है। और वो कंटिन्यूसली इसी प्रकार से है ना दिन जा रहे होते हैं, और जो रीड है किसी ना किसी नई तरीके से ना मरता जा रहा होता है। हाँ, ये बात सही है कि वो धीरे धीरे समय के साथ एक एक स्टेप आगे ले रहा होता है। कभी है ना वो थोड़ा सा क्वार्टर समय बढ़ा देता है, 1 सेकंड बढ़ा देता है, 2 सेकंड बढ़ा देता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेता है, धीरे धीरे उसमें प्रगति हो रही होती है, लेकिन वो अभी तक भी है ना जो सामने वाले एनिमी के अटैक को डिफेंड है वो नहीं कर पा रहा होता है। इसी प्रकार से 111वां दिन भी निकल जाता है और उस दिन भी वो मारा जाता है, और इसी प्रकार से 122वां दिन भी निकल जाता है और वो फिर से मारा जाता है। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रीड ने 123वें दिन एक ऐसा खतरनाक अटैक है वो रेम के ऊपर किया होता है कि रेम के पास भी कोई चॉइस है वो नहीं रहती, और उसे भी उस अटैक को डोज वो करना पड़ता है। और इस बार रीड ने इसके अंदर इतनी फोर्स लगाई होती है कि फोर्स के कारण उसके हाथ से ब्लड भी है वो निकलने लग गया होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे रीड ऐसे ना दर्द की चिंता वो नहीं करता और एक डेविल की तरह हंसते हुए बोलता है, मन ही मन सोचता है कि फाइनली उसने उस एनिमी बास्टर्ड की ये जो स्टेप वाली टेक्निक है परफेक्टली है ना मास्टर है वो कर लिए, सीख लिए। इस बात की यहाँ पे खुशी रीड को बहुत ज़्यादा होती है। और हम देखते हैं अगले दिन जो रीड होता है मास्टर करने के बाद में इस टेक्निक को उस एनिमी सोल्जर के ऊपर ट्राई करता है। तो पहले अटैक में वो उसके सिर्फ जो हेलमेट होता है उस पर एक छोटा सा जो क्रैक है वो लाने में ना कामयाब होता है। और हम देखते हैं इधर एनिमी ने उसके गले में जो है वो आर पार कर दी होती है, और वो इस प्रकार से अनसक्सेसफुल इस चांस के अंदर भी हो जाता है। लेकिन आज इसने एक और अच्छी महारत हासिल की होती है कि इसने ना तो अपनी आंखें झपकाई होती, ना ही बंद की होती, ना ही अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों से जाने दिया होता है। और हम देखते हैं वही एनिमी का सोल्जर हमेशा का उसका जो डायलॉग होता है कि ये मर्सी है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम्हारी इस लाइफ को खत्म करके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आज जो रीड है वो कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि कल जो तुम्हारा दिन है वो अंतिम दिन होगा, आज तुम जितना खुश हो सकते हो उतना खुश हो जाओ। अब ये सुनने के बाद में एनिमी सोल्जर स्माइल वो करता है और बोलता है कि तुम्हारा कल है वो कभी नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे इस एनिमी सोल्जर को नहीं पता होता कि इसका तो कल दिन आएगा, लेकिन वो आज ही का दिन होगा। और हम देखते हैं फिर से यहाँ पे जो रीड है वो जाग जाता है, और हम देखते हैं वो बग उड़ते हुए सीधा जो है ना रेम है उसके जूते में जाने की कोशिश कर रहा होता है। उससे पहले ही रीड उठ करके है ना उसे ना अपने पैर तले कुछ लेता है, यानी मार देता है, उसके जूते में जाने नहीं देता। और वहां से बाहर को जाते हुए रेम को बोलता है कि आज जो मेरी गार्ड की ड्यूटी है वो तुम कर लेना। और ये सुनने के बाद में रेम काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि ये बंदा इतना ज्यादा है ना दूसरों को पुश करने वाला कब से हो गया, वरना ये अपना काम खुद ही किया करता था। और बाहर आकर के जो रीड होता है अपने एक स्क्वाड के मेंबर को बोलता है कि बिग आई तुम मेरे लिए है ना शील्ड आर्मर और जो छोटे छोटे डेगर है वो लेकर के आ जाओ, और मैं इसका भुगतान तुम्हें है ना आगे कभी है वो दे दूंगा। अब ये सुनने के बाद में जो बिग आई है वो थोड़ा हैरान होता है, और ये 125वां दिन होता है रीड का। तो जो बिग आई होता है वो बोलता है कि मैं आपके ऊपर विश्वास वो करता हूँ क्योंकि आप बॉस हैं, मैं यूजुअली किसी भी बंदे के ऊपर फेवर है वो नहीं करता, क्या आपको पता है इस बारे में। तो हम देखते हैं पीछे से जो रेम है वो आता है और आकर के बोलता है कि जो आज स्क्वाड कमांडर है उनका जो बिहेवियर है वो अलग नहीं लग रहा, क्या ये हमें इस प्रकार से कमांड है वो दे रहे हैं और हमें पुश ओवर है वो कर रहे हैं जैसे कि वो कभी भी है वो नहीं करते थे। तभी हम देखते हैं पास ही में जो जैक्सन है वो बैठा होता है, वो बोलता है क्या कर इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो है ना उसे कभी कभी पुश है वो करते थे और अपना टास्क है वो दे दिया करते थे। मुझे लगता है कि ये बंदा हमारा उस चीज़ से बदला है वो ले रहा है और हमारे को वापस है ना पुश ओवर करने की कोशिश है वो कर रहा है। इस तरह से शायद वो अपना बदला या जो रिवेंज है वो निकाल रहा है। अब ये सुनने के बाद में रेम के पास कुछ भी शब्द नहीं होते बोलने के लिए और उसे समझ में नहीं आया बोले तो बोले क्या, और लेकिन वो सोचता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हमारे जो स्क्वाड कमांडर है आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस है वो लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम रीड को देखते हैं, वो उसी जो अपने ना स्टेप की टेक्निक होता है उसे और ज़्यादा महारत है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस वो कर रहा होता है। और वो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार जब भी मैं मरता हूँ तो मुझे इस टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन का सामना है वो करना पड़ता है। और वो फिर है ना इस थॉट के अंदर खो जाता है कि वो सामने की जो एनिमी है वो एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर क्या होगा कि मैं ना उसे 10,000 दिनों के अंदर या 10,000 बार भी कोशिश करने के बाद मैं हरा नहीं पाऊंगा, क्या मैं है ना अगेन और अगेन
इस लूप के अंदर ही फंसता चला जाऊँगा क्या? क्या कभी भी मेरे लिए अगला दिन है वो उगेगा नहीं क्या? कभी भी मैं नेक्स्ट दिन के अंदर नहीं जा पाऊँगा क्या? इसी प्रकार से है ना जो सारी ज़िंदगी में ना एक ही लूप के अंदर फँसा रहूँगा, इसी प्रकार के जो ख़्याल है वो रीड के दिमाग में आ रहे होते हैं। लेकिन यार मैं इतने लंबे समय से मेहनत तो वो कर रहा हूँ और पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुका हूँ। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं उसका कोई भी महत्व नहीं है क्या? क्या मैं ऐसे ही बेकार में सारी जो चीज़ें वो कर रहा हूँ क्या? लेकिन वो फिर से एक बार मोटिवेट होता है और बोलता है कि नहीं, मैं उस मॉन्स्टर लाइक बंदे से है ना कभी भी सप्रेस है वो नहीं हो सकता। मुझे मेरे सामने जो इतनी बड़ी वॉल है वो खड़ी है, उसे डिस्ट्रॉय वो करना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा। उसके लिए मुझे उस एनिमी को हराना होगा, चाहे मुझे कुछ भी है वो करना पड़े। और हम देखते हैं जो फाइनली रीड होता है बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस करता है और फाइनली काफ़ी अच्छे से इस स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव वो कर लेता है। हम देखते हैं उसने पेड़ के बीच में ना 2 टुकड़े कर दिए होते हैं स्टेप कर करके, और इससे पता चलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत वो की होती है और वो सोचता है कि अभी भी मेरे पास कुछ चांस है कि मैंने जो हार्ड वर्क किया है वो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट है वो ज़रूर देगा। और फिर यहाँ से उसे जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो सारे इक्विपमेंट उसने पहन लिए होते हैं, जैसे उसके ना बैटलफील्ड में जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। और है ना बस वो ये माइंड है वो बना लेता है कि उसे बस आगे की ओर बढ़ना है और कुछ नहीं करना। और हम देखते हैं फिर से है ना जो रीड और उसकी जो स्क्वाड होती है बैटल को ज्वाइन करने के लिए अपने आप को तैयार है वो कर लेती है और वो फिर से उस बैटल के अंदर लग जाते हैं और फिर से है ना वही वॉर वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब जो रीड है वो सोचता है कि है ना एक ऐसा बंदा जिसके पास किसी प्रकार की कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन वो अब तक भी बैटल फील्ड के अंदर सर्वाइवर है वो कर चुका है। इसके पीछे के 3 मेन कारण है। पहला, जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, यानी जो लक है वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। और तीसरा, कूल्ड हेड, यानी जो दिमाग है उसे हमेशा शांत है वो रखना चाहिए। और रीड अब इस वॉर के अंदर जो सारी चीज़ें वो याद करते हुए लड़ रहा होता है कि जो 45वां दिन था उसमें मेरे साइड के अंदर जो सोल्जर खड़ा था उसने अपने वेपन की वजह से मेरे कंधे पे गंभीर चोट है वो कर दी थी, और इस बार वो अटैक करने आता है तो अपनी सोर्ट से उसकी गर्दन को धड़ से अलग है वो रीड कर देता है, यानी इस बीमारी को उसने रास्ते से हटा दिया ताकि अब उसे इससे तो चोट है वो नहीं लगेगी। फिर इसी प्रकार से जो रीड है उसे याद आता है कि जो 71वां दिन था उस दिन एक जो सोल्जर है उसने मेरे पैर है उसके ऊपर गंभीर चोट है पहुंचा दी थी, काट दिया था, जिसके कारण मैं उसे ना एनिमी जो स्वॉर्ड जो स्टेप करता है उसके खिलाफ कुछ भी है वो नहीं कर पाया था। और हमें पता चलता है इसीलिए उसने जो पैर के ऊपर आर्मर वो पहना होता है लोहे का, ताकि उसके ना किसी प्रकार की डैमेज है या चोट है वो ना लगे। और होता भी वही है कि जैसे ही वो उसके पैर के ऊपर अटैक करता है तो कवच होने के कारण उसे कोई भी डैमेज वो नहीं पहुंचता। और फिर वो यहाँ पे इस बंदे को भी टेक डाउन है बड़े आराम से कर देता है और उसका भी काम फिनिश हो जाता है। तब उसे याद आता है कि जो 89 डे था उस दिन है ना एक पीछे सोल्जर ने अपनी जो एक्स है या जो कुलाड़ी है वो फेंक करके मेरी तरफ मारी थी, जिसके कारण मैं भी उसी समय ऑन द स्पॉट मारा गया था। और पहले से पता होने के कारण जो रीड है इस अटैक को बड़ी आराम से डोज वो कर लेता है और वो सोचता है कि ये है ना मेरे एनिमी के साथ मुझे ज़्यादा परेशान है वो ना करे या इंटरप्ट है वो ना करे, इसलिए मैंने भी जो वेपन है उन्हें फेंक करके मारना या अटैक करना है वो सीख लिया था। और ये जो चीज़ है वो सीखना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसकी जो प्रैक्टिस है वो की थी। और हम देखते हैं वो अपने पास एक जो डेगर वो निकालता है और जिसने ना ये एक्स फेंक अटैक किया होता है उसी बंदे के ऊपर है ना जो नाइफ है या फिर जो डेगर है उससे अटैक करता है और हम देखते हैं कि हेड शॉट लगता है जाकर के और वो एनिमी वहीं पे मर जाता है। और जैसा कि हमेशा की तरह होता है जो फेल उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसके ऊपर एक जो एरो होता है आकर के लगने वाला होता है, तो अपना जो रीड है वो टाइम पे पहुंच जाता है शील्ड लेकर के और उसे एरो से बचा लेता है। और सामने की ओर से जो दूसरा बंदा मारने वाला होता है तो फटाफट उसकी ओर आकर के उसकी भी गर्दन वो उधर से अलग कर देता है, यानी दोनों ही बंदों से ना जो फेल को यहाँ पे रीड है वो बचा लेता है। और अब रीड के लिए समय आ चुका था कि जो वॉल है जो दीवार है उसे क्रॉस करने का, और वो उसी एनिमी को घूरते हुए देखता है और एनिमी उसे घूरते हुए देखता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो एनिमी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आता है, तो अपना जो रीड है सबसे पहले शील्ड सामने की ओर करते हुए ना उसे बच जाता है और हम देखते हैं एक अटैक में उसकी जो शील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे जो रीड है वो सोचने लगता है कि मैंने इतनी बार इससे ना लड़ने की कोशिश कर ली लेकिन कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम है वो नहीं आने वाली, और ये बंदा रेगुलर सोल्जर है वो तो होने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे और कोई ट्रिक्स वगैरह यूज करने की जरूरत है क्योंकि ये सामने का बंदा रेगुलर सोल्जर से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई हीरोइक लेवल का बंदा हो, यानी कि जैसे ना मेन कैरेक्टर होता है ना उस टाइप का ये कोई बंदा है। लेकिन ये बंदा चाहे कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्यों ना हो जाए, लेकिन ये बंदा एक चीज़ के अंदर लेकर वो करता है रियल फाइट जो एक्सपीरियंस होता है उसके पास इतना नहीं है जितना मेरे पास है। और हम देखते हैं अगले ही पल जो रीड होता है अपने सिर से है ना यहाँ पे एनिमी के ऊपर अटैक कर देता है। इस प्रकार के अटैक की उम्मीद यहाँ पे उस एनिमी को भी नहीं होती और वो सोचता है कि अब सही समय आ चुका है जो मशीनरी स्टावर टेक्निक है उसका यूज करने का। फिर वो अपने जूते के ऊपर थोड़ी सी जो मिट्टी है वो इकट्ठा करता है और उसे फोर्स के साथ एनिमी की आंखों की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एनिमी का जो देखने की क्षमता है वो कुछ देर के लिए ना गायब है वो हो जाए। और हम देखते हैं कि यही सही समय है ना यहाँ पे रीड को मिलता है और उसका थोड़ा अपर हेड हमें दिखाई देता है कि एनिमी यहाँ पे थोड़ा सा वीक है वो पड़ रहा है और जो रीड है वो थोड़ा सा है ना यहाँ पे हैवी है वो पड़ रहा है और वो खतरनाक सा अटैक करते हुए बोलता है लगता है कि यही है ना अटैक इस बंदे का अंत है वो होने वाला है। लेकिन इस बात से जो एनिमी है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ फिर से है ना रीड की जो गर्दन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रीड ने इस चीज को कई बार फेस किया होता है तो उसने बड़े इजीली इस अटैक को डोज से वो कर लिया होता है। और हम देखते हैं दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़ करके देखते हैं और हम देखते हैं कि फिर से है ना वो एनिमी यहाँ पे गर्दन का निशान लगाते हुए रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जो कि रीड इतनी बार मर चुका है तो हर सिचुएशन को उसे पता होता है कि अब उसे क्या करना है, उसे सारी सिचुएशन का पता
होता है और वो फिर है ना उसकी जो एनिमी स्वॉर्ड होता है उसका एक अच्छा सा एंगल लेते हुए उसके क्रॉस के अंदर ना जो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे कि जो एनिमी की स्वॉर्ड होती है वो वहीं से ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है। और इसी से समय हम एनिमी की एक और बंदे को देखते हैं जिसने अपने हाथ में तीर धनुष से वो पकड़ रखे होते हैं और ये फिर से सीधा जो रीड है उसके ऊपर निशान लगाते हुए सामने की ओर फायर वो कर देता है। और इधर हम रीड को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो हो जाता है और वो सोचता है कि यही सही समय है इस बंदे को फिनिश वो करने का और मैं भी इसे इसी की टेक्निक से स्टेप वो करना चाहता हूँ। अब एक्चुअली इस सीन तक रीड पहले पहुंचा नहीं होता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसके पीछे से जो एरो है उसी के ऊपर आ रहा है और वो इस एरो से मारा जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कहीं से जो रेम है उसकी एक्स आती है और उस एरो के जाके लगती है और एरो के टुकड़े टुकड़े वो हो जाते हैं, जिससे कि जो रीड है वो बच जाता है। और इसी समय परफेक्ट टाइम जो रीड को मिल जाता है और वो उस एनिमी की गर्दन में अपनी जो तलवार है वो डाल देता है और अपना जो रिवेंज है उससे ले लेता है। यहाँ पे जो रेम है वो जाकर के एनिमी की जो है ना एरो है, जो आर्चर होता है उसे मारना चाहता है, लेकिन सामने की ओर और भी एनिमी सोल्जर पड़े होते हैं जिसके कारण वो उन्हें ना मार नहीं सकता इतनी दूर जा करके। इसलिए ना पीछे की ओर जो जैक्सन है वो बोलता है कि फालतू में अपनी जो एनर्जी वो वेस्ट है वो मत करो। और इधर हम देखते हैं जो रीड है अपनी जो है विक्ट्री का जश्न वो बना रहा होता है और हम देखते हैं जो एनिमी होता है अपने घुटनों में बैठा होता है। तभी वही डेडली लुक देते हुए यहाँ पे जो रीड है उसी का जो सेम डायलॉग है वो बोलता है कि इसे कहते हैं मर्सी, और अगले ही अटैक के अंदर वो उसके सर को धड़ से अलग वो कर देता है। और फाइनली जो रीड है उसे ये रियलाइज होता है कि उसने उस दीवार को तोड़ दिया जो उसके सामने आकर के रुकावट का कारण है वो बन रही थी। फाइनली वो इस काम को करने में सक्सेसफुल हो पाया, लेकिन वो कुछ और ज़्यादा एंजॉय कर पाता उससे पहले ही एक और जो एनिमी सोल्जर है वो आकर के रीड के ऊपर खतरनाक जो किक है वो मारता है, जिससे कि जो रीड है गंभीर रूप से घायल है वो हो जाता है। और बाकी के जो स्क्वाड मेंबर होते हैं वो इस पर्सन को देखकर पहचान जाते हैं कि ये बंदा तो फ्रॉग है, फ्रॉग। और जो फ्रॉग होता है वो है ना अपने ना सबोर्डिनेट को मरा हुआ देखकर ही बोलता है कि अरे यार मैंने इस बंदे को है ना स्किलफुल बनाने के अंदर बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किया था और काफ़ी लंबे समय वो दिया था, लेकिन आखिर वो इतने इजीली इतनी आसानी से तुम्हारे जैसे पर्सन के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। चलो ये बात अब कोई भी मैटर है वो नहीं करती क्योंकि इसे मारने वाले व्यक्ति को भी मरना होगा। और हम देखते हैं इसी के साथ वो है ना रीड के ऊपर अटैक करने के लिए अपने जो वेपन है उससे आगे की ओर बढ़ाता है। और लेकिन हम देखते हैं सही टाइम के ऊपर जो रेम होता है वो आ जाता है और आकर के उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसी प्रकार से वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करते जा रहा होता है और दोनों ही अपनी अपनी स्किल का नमूना वहाँ पेश कर रहे होते हैं। लेकिन जो रेम है अपनी पूरी ताकत लगाते हुए या फिर जो भी स्किल उसने सीखी होती है उनका दम दिखाते हुए ना उस जो फ्रॉग नाम के बंदे के साथ लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो रीड है वो अनकॉन्शियस है वो पड़ा होता है। तभी एक जो रैंडम सोल्जर होता है एनिमी का वो आकर के यहाँ पे है ना रीड को मारने की कोशिश वो करता है। तभी अचानक से पीछे जो जैक्सन है वो आ जाता है, आकर के उस एनिमी बंदे के जो धड़ को सिर से अलग है वो कर देता है और काफी अच्छी स्किल का नमूना यहाँ पे दिखाता है। और हम देखते हैं जो फ्रॉग और यहाँ पे जो रेम है थोड़े एक दूसरे दूरी है वो बना लेते हैं और जो रेम है वो बोलता है कि अगर तुम्हें है ना हमारे स्क्वाड कमांडर को नुकसान है वो पहुंचाना है या मारना है तो तुम्हें सबसे पहले है ना मेरी परमिशन की जरूरत होगी और मेरे ऊपर से गुजरना होगा। यह सुनने के बाद में जो फ्रॉग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि क्या वो कमजोर सा बंदा तुम्हारा स्क्वाड कमांडर है? मुझे लगा था उसकी जगह तुम है ना उसकी स्क्वाड के कमांडर हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कमजोर सा पर्सन तुम्हारा स्क्वाड कमांडर है? और इधर जो रेम है वो सोच रहा होता है कि जो है ना फ्रॉग रेसेस हैं वो हमेशा जन्मी इसी चीज के लिए होती है कि लड़ाई कर सके, वॉर कर सके। अगर उन्हें हराना है तो हमें मैजिक से उसे जलाना होगा या फिर उनके जो दिल है उनके टुकड़े टुकड़े वो करने होंगे। और इधर जो फ्रॉग होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस तुच्छ सी बैटल फील्ड के अंदर इस जैसा महान जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है। और वो सोचता है कि अगर मुझे उस व्यक्ति को मारना है तो मुझे इस व्यक्ति से ना तब तक लड़ना होगा जब तक मैं अपनी जो जान का रिस्क है वो ना ले लूं। तो जो फ्रॉग होता है यहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन करने में सोचता है, लगता है कि यहाँ पे ना अभी लड़ाई करना मुझे नहीं लगता है कि तर्क संगत होगा, तो मुझे यहाँ पे इनके साथ लड़ाई अभी नहीं करनी चाहिए। और ये सोचते हुए जो फ्रॉग पर्सन होता है वहां से जो बैटल फील्ड होती है फिर उस एरिया को छोड़ करके जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जो है ना जैक्सन होता है अपने अनकॉन्शियस स्क्वाड लीडर को वहां से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक जो सोल्जर होता है वो अटैक करने के लिए आता है। तभी समय के ऊपर जो रेम है वो पहुंच जाता है और उस एनिमी जो सोल्जर होता है उसे मार देता है। इसी प्रकार से एक और सोल्जर अटैक करता है तो जो ओडिन होता है वो सोल्जर को मार देता है। इसी प्रकार से 3 सोल्जर और आते हैं अटैक करने के लिए, तो जो रेगना होता है आकर के उन तीनों चारों सोल्जर को है ना मार देता है। इसी प्रकार से है ना वो अपने स्क्वाड कमांडर को रेस्क्यू कर रहे होते हैं और है ना जो भी उनके पास आने की कोशिश कर रहा होता है या फिर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है वो कंटिन्यूसली उसे मारे जा रहे होते हैं। और उन्होंने एक सर्किल टाइप की जगह वो बना ली होती है ताकि वो किसी प्रकार से अपने जो स्क्वाड कमांडर है यानी कि जो रीड है उसे बचा सके। तभी हम देखते हैं कि जो सैनिक है वो घोषणा कर देते हैं रिट्रीट करने का, मतलब जो बैटल फील्ड है वो छोड़ने की, जो युद्ध है अभी यहीं पे रोकने की घोषणा हो जाती है। और ये जो चीज होती है रीड भी सुन लेता है और वो सोचता है कि फाइनली वो आज का दिन है वो सर्वाइवर कर गया। इसका मतलब उसने उस दीवार को उस वॉल को क्रॉस कर लिया, अब वो अगला दिन का सूरज है वो देख पाएगा। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसी लाइफ और डेथ की जो जगह होती है सिचुएशन होती है वहां पे आ जाता है और जो ग्रीन रिपर होता है वो बोलता है कि फाइनली तुमने किसी तरह से मैनेज कर लिया, आज का ये जो दिन है सर्वाइवर करने के
अंदर, लेकिन जो वॉल्स है वो लगातार अपीयर है वो होती रहेगी और एक वॉल के बाद में एक और वॉल आती रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम सारी जो वॉल है उन्हें डिस्ट्रॉय वो कर पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि तुम्हें एक दिन डिसअपीयर है वो होना होगा। तो तुम अपनी किस्मत को स्वीकार करो और अभी यहाँ पे हार है वो मान लो। तो ये सुनने के बाद में जो रीड है वो खड़ा होता है अपने ना पूरा सांस लगाते हुए और बोलता है कि जिन वॉल की तुम बातें कर रहे हो उस नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर नहीं है और मैं कभी भी हार वो नहीं मानने वाला। मुझे नहीं पता वॉल्स होती क्या है, मैं कंटिन्यूस अगर कोई भी रुकावट आएगी तो उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन रिपर होता है उसे यहाँ पे रीड का एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बोलता है कि ठीक है तुम आज फिर से जा सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस दिन तुम्हारा ना चेहरा वो देखना चाहता हूँ जिस दिन तुम ये अपनी पूरी उम्मीद हार चुके होगे कि तुम्हें लगेगा आप तो बिल्कुल भी चारा नहीं है, तुम ना किसी प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उस दिन तुम मेरे बोर्ड पे आकर भी बैठोगे, मैं बस उसी दिन का इंतजार है वो करूंगा। और हम देखते हैं फाइनली जो रीड है उसकी आंखें वो ओपन हो जाती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल का जो टेंट होता है उसके अंदर पाता है, यानी जहाँ पे ना घायल जो लोग होते हैं या सोल्जर होते हैं आते हैं और वो अपने पास में जो रेम है उसे देखता है और रेम जैसे रीड को होश में आता देखता है तो वो बोलता है लगता है यार तुम्हें सोने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली सोए पड़े हो, क्या तुम्हें याद है मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें जो फ्रॉग मॉन्स्टर है उससे बचाया था। तब है ना यहाँ पे जो रीड है वो बोलता है कि हाँ हाँ फ्रॉग ने मेरे पे अटैक किया था, सही बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पे जो रेम है वो बोलता है तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तो तुम्हारी लाइफ है वो बचाई है। तभी हम देखते हैं कि जो रीड है उसे अचानक से दर्द होने लगता है और उसे पता चलता है कि जो फ्रॉग ने उसे मारा होता है वो बहुत ही गंभीर तरह से चोटिल हो गया था। ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी जो लाइफ है उसने ना उस अटैक से नहीं गवाई, ये है ना वाकई में उसकी अच्छी किस्मत थी, वरना है ना उससे वो और भी ज्यादा चोटिल है वो हो सकता था। तभी हम देखते हैं जो रेम फिर से बोलता है कि उन्होंने कहा तुम्हारी कोई भी हड्डियां है वो नहीं टूटी, लेकिन जो तुम्हारा सिर है वो बुरी तरह से हिल चुका है, मुझे लगता है कि सिर में तुम्हें थोड़ी बहुत चोट है वो भी लगी होगी, मुझे लगता है कि तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम इस बात को बोले तो नहीं ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो ये सुनने के बाद में जो रीड है वो बोलता है कि मेरे को तो याद नहीं कि मैंने कभी भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड है वो बताया है, और फिर वो उसे बोलता है कि तुम तो एक नोबल हंटर हो। अब जैसे ये बात है ना यहाँ पे रेम है सुनता है वो फटाफट है ना यहाँ पे है ना जो रीड है उसका मुंह है वो बंद कर देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो चारों ओर देखता है कि किसी ने उसकी बात है वो सुनी तो नहीं, तो है ना उसे रियलाइज होता है नहीं उसने किसी ने भी उसकी बात है वो नहीं सुनी। फिर जो रेम है वो रीड को बोलता है कि है ना आप है ना बस इसलिए ना किसी का सीक्रेट है वो रिवील है वो नहीं कर सकते कि आपको उस बंदे से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस प्रकार से किसी बंदे का कोई सीक्रेट है वो रिवील है वो नहीं करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो रीड होता है वो बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, अभी तो तुम बोल रहे थे हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, आखिर है ना तुम ऐसे कैसे बंदे हो सकते हैं जिससे का है ना मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या। लेकिन इन सब बातों को छोड़ करके यहाँ पे जो रीड है वो इस बात से खुश होता है कि फाइनली उसने उस लूप से ना बाहर आना मैनेज है वो कर ही लिया, जिसमें वो लगभग लगातार काफी दिनों से अंदर एक लूप के अंदर फंसा हुआ था, उसे इस बात की खुशी होती है। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं उसी के स्क्वाड मेंबर का एक और मेंबर आता है जो होता है अपना बिग आइज, इसका रियल नेम होता है क्राइसन। और जो बिग आइज है आकर ही बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था और यहाँ का जो खर्चा है वो मैं ही भर रहा हूँ, तो तुम याद रखना कमांडर कि तुम्हें मुझे 3 टाइम है इसका पेमेंट है वो करना होगा जो मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर स्पेंड है वो किया है। ये सुनने के बाद में रीड है वो सोचता है कि अब मुझे ना समझ में आया कि मैं सोचता था कि मेरे जैसा जो नॉर्मल सैनिक है जिसे ऐसे ही ना बैटलफील्ड में छोड़ दिया जाता है या खुद के तंबू में छोड़ दिया जाता था रिकवर करने के लिए, आखिर वो इस एनफेरी टेंट के अंदर कैसे आया। तो ये यहाँ पे है ना जो रेड आइज है इसके इफेक्ट के कारण मैं यहाँ पे आ पाया। तभी जो रीड है वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे बैटलफील्ड के अंदर कहीं पर भी दिखाई है वो नहीं दिए, आखिर जब बैटल चल रही थी तब तुम है ना कहाँ पे चले गए थे। अब जैसे ये बात यहाँ पे जो बिग आई है वो सुनता है तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है वो दे सकता हूँ अगर आप इस बात को ना इग्नोर है वो कर देते हो, बस आपको है ना मेरे को पेमेंट का डबल ही है वो पे है वो करना होगा। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं जो जैक्सन होता है वो भी रीड से मिलने के लिए आता है और वो एक जो दवाई होती है वो है ना इधर रीड की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हें सुबह और शाम अपनी चोटों पे इसे लगाना होगा, अब तुम ये मत पूछना कि ये जो मेडिसिन है मुझे मिली कहाँ से। और यहाँ पे जो रीड है उस जो मेडिसिन होता है उसे ओपन करके देखता है और देख के सोचता है कि ये तो वह मेडिसिन नहीं है क्या जिसे जो जैक्सन है वो यूज करता है, और मुझे नहीं लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए कि वो दूसरे लोगों के साथ है ना किसी प्रकार की जो चीजों को शेयर वो करता होगा। और कुछ समय बाद में देखते हैं हम एक स्क्वाड का एक और मेंबर होता है ओडिन, वो भी आता है आकर के यहाँ पे जो रीड है उसके लिए प्रार्थना वो करने लगता है। तो ये देखकर के जो रीड है वो बोलता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ तो तुम्हें है ना मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रार्थना है वो करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। और उसके जाने के बाद में जो रीड है वो सोचता है कि आखिरकार यार ये शिफ्ट्स के रूप में मेरे पास है वो क्यों आ रहे हैं मेरे को चेक करने के लिए, आखिरकार अभी कितना बिजी शेड्यूल है वो चल रहा है फिर भी वो मेरे को है ना देखने के लिए बार बार है वो आ रहे हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि है ना उन्हें मेरी चिंता हो रही है इसलिए मुझे बार बार देखने के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं उनके टेट में फिर से एक और स्क्वाड मेंबर जो रेगना है वो एप्पल खाते हुए आता है और वो अपने कमांडर को देखते हुए बोलता है कमांडर आखिरकार आप है ना इस हालत के अंदर यहाँ पे है वो क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं इतना बोल करके जो रेगना होता है वहां से चुपचाप चला जाता है। यह सुनने के बाद में जो रीड है वो सोचता है लगता है कि बाकी सभी लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे सिर्फ रेगना को छोड़ करके। और अब है ना इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो रीड है उसकी स्क्वाड के अंदर किस किस टाइप के बंदे हैं। और जो रीड होता है जिस
मरी के अंदर उसके अंदर रीड को छोड़ करके 2 और बंदे होते हैं, जिनमें से जो एक बंदा है वो दूसरी स्क्वाड का कमांडर होता है, स्क्वाड कमांडर होता है। ये बंदा कभी भी है ना जो रीड है उसे पंगा लेने में पीछे है वो नहीं हटता। और जैसे रीड इसे देख रहा होता है तो वो बोलता है यार तुम मुझे है ना गुरगुरी क्या देख रहे हो, गोटियां निकाल लूंगा आंखों की, समझना गोटियां। और जो दूसरा सोल्जर है जो कि है ना उसने पहले देखा नहीं होता या फिर उसके बारे में ज्यादा वो जानता नहीं, यहाँ तक कि उसे उस सोल्जर का नाम भी वो पता नहीं होता, वो कंटिन्यूसली जो दीवार है उसको घूरे जा रहा होता है। और वो इसी प्रकार से उस बंदे के बारे में और भी कुछ ज्यादा वो सोच पाता है कि जैसे कि वो लो रैंक का कोई सोल्जर है वो हो सकता है, लेकिन आखिर वो यहाँ पे आया कैसे। तभी हम देखते हैं उनके टेंट के अंदर एक बड़े जो कान वाली और रॉयल आर्मर वाली कोई एल्फ लेडी है वो एंटर करती है। एंटर करते ही वो पूछती है कि आखिर यहाँ पे जो है ना चौथी जो डिवीजन है उसके अंदर 4th कंपनी के 4th प्लाटून का 4th स्क्वाड का लीडर है वो कौन है, कमांडर है वो कौन है। तभी जो दूसरे कंपनी का कमांडर होता है उसके मुंह से निकल जाता है अरे यार ये लड़की तो एकदम फेरी की तरह दिख रही है। तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किस ग्रुप से हो। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि मेरा नाम वेंगजिन है और मैं तीसरी प्लाटून और 2nd कंपनी से हूँ। तो सुनने के बाद में वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि आखिर जो तुम्हारी कंपनी है उसके अंदर ये सिखाया नहीं गया क्या कि जो लोग तुमसे ना रैंक के अंदर ऊपर होते हैं, हाई स्टेटस के होते हैं, उनसे किस प्रकार का बिहेवियर है वो करना चाहिए जब तुम है ना सबसे पहले है ना उनसे मिलो, हमेशा जो अपने जो सुपरिटेंडेंट है उनके सामने किस प्रकार का बिहेवियर तुम्हें करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो है ना वेंगजिन होते हैं वो बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी वो चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो रीड है वो सोचता है कि अच्छा तो ये सुपरिटेंडेंट है हमसे ऊपर है, तो जो नया कमांडर है वो आने वाला था चौथी कंपनी का, तो यही होना चाहिए। फिर वो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देते हुए बोलता है कि हाँ मैं ही है ना जो चौथी है ना स्क्वाड का कमांडर हूँ और मेरा नाम रीड है। तो ये सुनने के बाद में जो सामने की ओर जो कमांडर होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें वो बंदे हो जो है ना सबसे डिफिकल्ट स्क्वाड के मेंबरों को काफ़ी अच्छे से ना लीड है वो कर रहे हो, और मैं देखना चाहूंगी कि आगे भी तुम किस प्रकार से है ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देते हो। और वो वहाँ से पलट के वो जाने लगती है। ये देख करके जो रीड है वो सोचता है क्या वो बस ये 2 शब्द कहने के लिए है ना इतनी दूर चल करके आई और यही कह करके वापस वो जाने लग गई। तभी वो कमांडर वहीं पर रुक जाती है और जो तीसरा बंदा होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए मेरा नाम है, मतलब कुछ सोच रहा होता है और वो फिर बोलता है कि मेरा नाम करेंगे। अब ये बात जैसे जो रीड है वो सुनता है और वो समझ जाता है, देखते हैं कि ये बंदा है ना अभी भी इसने ये नाम है वो क्रिएट किया है, वाकई में इस बंदे का है ना जो रियल नेम है उसे नहीं बताया और कमांडर के सामने इसका जो एटीट्यूड है वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। क्या ये बंदा किसी प्रकार का नोबल है या नोबल फैमिली से बिलोंग करता है क्या। और जो कंपनी कमांडर होती है बस उसे घूर के देखती है और घूर के देखने के बाद में वो वहाँ से ना चली जाती है बिना कुछ कहे। और हम देखते हैं इसी प्रकार से जो शाम है वो हो जाती है और यहाँ पे जो रीड है वो देखता है कि उसकी बॉडी का लगभग जो पेन है जो दर्द है वो जा चुका है। तो वो सोचता है कि मेरे हाथों में अब जो स्ट्रेंथ है जो ताकत है उसे बढ़ाने की प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, तो मुझे चल करके जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट वो करना चाहिए। तो हम देखते हैं वो तैयार होकर के बाहर जाने के लिए तैयार होता है। तो ये देख के जो वेंगजिन होता है वो बोलता है कि आखिरकार अब तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो रीड है वो बता देता है कि मैं बाहर जो ट्रेनिंग एरिया में जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। ये सुनकर जो वेंगजिन होता है वो बोलता है वाकई में तुम बहुत ज़्यादा बड़े इडियट हो, आखिरकार जो तुम जैसा लोअर रैंक का सोल्जर है वो इसी प्रकार से हमेशा एक्टिंग है टफ बनने की करता रहता है। और हम देखते हैं जो रीड होता है एक क्वाइट पैलेस यानी जो शांत जगह है वहाँ पे आ जाता है और वो अब याद करने की कोशिश कर रहा होता है, रिकॉल करने की कोशिश कर रहा होता है जो भी बैटलफील्ड के अंदर हुआ उसके बारे में। और जब वो यंग हुआ करता था तब है ना उसने बहुत सारे पैसे वो खर्च किए थे नई टेक्निक को सीखने के अंदर। तो जैसे कि मैंने एक जो स्टेप करने की टेक्निक है वो सीख ली है, लेकिन मैं इसके अंदर सारा अपनी जो ताकत है वो नहीं लगा सकता, मुझे और भी ऐसी जो चीज़ें वो चाहिए होगी, टेक्निक वो चाहिए होगी जिसका यूज़ मैं बैटलफील्ड है उसके अंदर कर सकूँ। और अगर क्या होता कि मैंने जो लास्ट अटैक है वो क्या होता तो फेल हो जाता, तो इसका मतलब जो एक अटैक है उसे मुझे सीखने बजाय और भी जो टेक्निक है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि यदि मैंने एक ही अटैक है वो सीखा और वही अटैक फेल हो गया तो इसका मतलब है मैं श्योरली बैटलफील्ड के अंदर मारा जाऊंगा। इसी प्रकार से वो बैटल के सारे मूव याद कर रहा होता है कि क्या होता कि जो रेम ने अपनी एक्स फेंक करके जो है ना एरो है उसे डिस्ट्रॉय किया था, अगर वो नहीं हो पाती तो मैं उस समय मारा जाता, इसलिए मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार से वो गहराई से सोच रहा होता है। तभी उसकी जो मेडिटेशन है उसे भंग करते हुए एक इंसान की आवाज़ है वो आती है, लगता है कि तुम इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है वो कर रहे हो, और ये और कोई नहीं जो केरेंग है उसने बोला होता है। फिर वो आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जब इन्फरी में थे तभी तुम्हारे हाथों के अंदर खुजली वो चल रही थी, मुझे लगता है कि तुम है ना स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ के अपने हाथों की जो खुजली है उन्हें शांत है वो कर रहे हो। तो रीड है वो बोलता है कि नहीं, मैं हाथों की अपनी जो ग्रिप है उसे बढ़ाने की और उसे मजबूत करने के बारे में ना सोच रहा हूँ, उसे उसकी प्रैक्टिस है वो मैं कर रहा हूँ, और करंटली मैं जो बैटल है उसका ना याद कर रहा हूँ अपने माइंड के अंदर, और उसके अंदर अपने आप को है ना तैयार करने की कोशिश है वो भी कर रहा हूँ, और इन गलतियों को जो मैंने इस लास्ट बैटलफील्ड के अंदर दोहराई है उनको है ना दोबारा से ना दोहरा पाऊँ और मैं मारा है वो ना जाऊँ, इसलिए मैं जो सारी चीजें वो कर रहा हूँ। तभी जो करेंगे वो पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा रिस्क है और इतना ज्यादा ये ना इस चीज के बारे में कैसे सोच रहे हो, क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है कुछ बनने का, इसलिए तुम इतनी ज्यादा हार्ड मेहनत है वो कर रहे हो।
तो अपना जो रीड है ये बात सुनने के बाद में मन ही मन सोचता है कि हाँ, जो मेरा ड्रीम है, जब भी है ना कोई मेरा व्यक्ति मेरे से इस बारे में पूछता है और मैं अपना ड्रीम उन लोगों को बताता हूँ, तो वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, जिसे मैं कभी भी हासिल है वो नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐसा ड्रीम है जिसके है ना प्रति मैं हमेशा डेडिकेट है वो रहता हूँ, और कभी मैं इस ड्रीम को है ना अचीव करने के लिए हार वो नहीं मानूंगा। फिर वो करेन को बड़े ही प्राउड के साथ बोलता है कि मेरा ड्रीम है एक नाइट बनने का। अब ये बात सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो करेन होता है यहाँ पे किसी प्रकार से भी हंसता नहीं है, बस एक सीरियस और सरप्राइजिंग लुक है वो देता है। इस प्रकार के रिएक्शन को देख करके जो रीड होता है वो बोलता है करीन को कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी पर्सन को देखा है जो कि मेरे ड्रीम सुनने के बाद में हंस नहीं रहा हो। वाकई में यार तुम बाकी लोगों से है ना कुछ डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं जो करेंग होता है अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है कि अरे यार मेरे को अभी भी याद है, मैं कुछ चीज़ करना भूल गया था, तो सडनली मुझे याद आया, तो मैं चल करके वो काम करता हूँ। और हम देखते हैं वो मुड़कर के वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि किसी दिन अगर तुम है ना अपना ड्रीम अचीव कर लो और जो नाइट है वो बन जाओ, तो मेरा नाम है ना उस समय मत भूलना। अब ये बात सुनने के बाद में जो रीड होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी बंदे ने उसे ना एक तरह से सपोर्ट है वो किया था। ऐसा उसके साथ पहले वो कभी नहीं हुआ था। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है अगले दिन की मॉर्निंग की ओर शिफ्ट होता है, जब हम देखते हैं कि जो दिन की शुरुआत के अंदर ही जो गायकार होते हैं वो आए होते हैं, मतलब ये जगह जगह घूम करके गाना वगैरह गाते हैं और सोल्जर्स का जो हौसला है वो बढ़ाते हैं। और ये भी है ना जो इनके राज्य का हीरो थे उन्हीं की जो है ना ऊपर गाना है वो गा रहे थे। और इधर हम रेम को देखते हैं वो गुस्सा कर रहा होता है, अरे यार मॉर्निंग अभी तक हो चुकी है लेकिन जो नाश्ता है वो नहीं है यार, वो लोग खुद ही नाश्ता खा के गया, इतना देर है ना नाश्ते के अंदर जो है वो क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो रीड होता है वो भी अपने कैंप के बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि मैं ट्रेनिंग शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर कैंप के अंदर घूम लेता हूँ। और वो देखता है कि एज यूजुअल जो जैक्सन होता है वहीं अपनी जगह पे बैठा होता है, और जैक्सन रीड से पूछता है कि आखिर तुम्हारी जो चोट है उसके जो इंजरीज हैं वो कैसी है। तो जो रीड है वो बोल देता है कि जो तुम्हारी मेडिसिन है उसने काफी अच्छे से काम किया और अब वो काफी अच्छी कंडीशन के अंदर है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तो ये सुनने के बाद में जो है जैक्सन है वो बोलता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा थैंकफुल है तो जल्द से जल्द रिकवर होकर के हमारे वापस कैंप के अंदर आ जाइए। फिर हम नाइट के अंदर देखते हैं कि जो केरेंग होता है अपने रीड को गुड नाइट करता है, और जो अपना रीड भी होता है वो भी उसे गुड नाइट करता है। ये सब देखने के बाद में लवी डवी देखने के बाद जो वैक्सीन है वो बोलता है कि अगर तुम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार चल रहा है तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी है वो क्यों नहीं कर लेते यार, जो तुम दोनों एक तरह से इतनी अच्छी वे के अंदर गुड नाइट है वो कर रहे हो। और फिर जो रीड है वो अपने चैन की जो सांस लेते हुए सोते सोचता है कि आज का ऐसा रिलैक्सिंग दिन था जिस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया, वाकई में ऐसा ही दिन मुझे चाहिए। फिर हम देखते हैं जो रीड है अगले मॉर्निंग फिर से उठता है, तो अभी भी जो गायकार होते हैं वही है ना लेजेंडरी हीरोज वगैरह का ना गाना गा रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि अपना जो रेम है वो भी कंप्लेन कर रहा होता है कि यार जो नाश्ता है वो टाइम पे क्यों नहीं आया, क्या वो लोग खा गए क्या। अब ये सारा सीन देखने के बाद में जो रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सरप्राइज होता है, यार ये तो वैसी चीज हो रही है जैसे कि है ना कल के दिन हुई थी। फिर वो सोचता है मैं जरा बाहर घूम करके आता हूँ, तो वो है ना उसी तरह बाहर घूमने के लिए जाता है। तो हम देखते हैं बाहर की और वही जैक्सन बैठा होता है, आखिरकार आपकी जो इंजरी है वो अब कैसी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रीड भी सेम जवाब देता है कि है ना जो तुम्हारी मेडिसिन थी उसने अच्छे से काम किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो फिर से जैक्सन सेम जवाब देता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हो तो वापस हमारे टेंट के अंदर आ जाओ। अब जैसे ही जैक्सन की ये बातें सुनने के बाद में यहाँ पे रीड कंफर्म हो जाता है कि जिस चीज के ऊपर वो संदेह कर रहा था, डाउट कर रहा था, वो कंफर्म हो गया यहाँ पे। और उसे यहाँ पे याद आती ग्रीन रीपर की जो बातें उसके साथ हुई थी लास्ट टाइम कि है ना एक वॉल के बाद में दूसरी वॉल और आएगी। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम है ना उस वॉल से कैसे सर्वाइव कर पाते हो। तो यहाँ पे रीड को सारी चीजें समझ में आ जाती है कि जब वो रात को सो रहा था तब उसे ना मार दिया गया और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अब ये सब जान करके यहाँ पे रीड को बहुत ज्यादा गुस्सा वो आता है कि उसकी जो लाइफ एकदम कुत्ते की तरह हो गई है, मतलब इतनी बुरी तरह से उसे मारा होता है कि उसे पता भी नहीं चला होता है आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन ये जो फीलिंग है इसके बाद में अपना जो रीड है वो ये सोचता है कि मेरे सामने ये जो नई दीवार आके खड़ी हुई है तो मैं और डिटरमाइंड हो करके इस वॉल को भी जरूर पार है वो करूंगा। और हम देखते हैं कि अभी भी है ना रीड यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है और वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर के ये सोचता है बस इस वॉल को मैं कैसे भी करके और ज्यादा मेहनत से पार करके रहूंगा, जल्द से जल्द पार करके रहूंगा। तो हम ही देखते हैं जो फाइनली नाइट का समय आ जाता है और इधर हम देखते हैं जो रीड होता है वो तैयार बैठा होता है, बस सोने का नाटक वो कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उनके ऊपर जो ये अम्बुस है वो हुआ था तो हुआ कैसे, क्या उन एनिमी ने हमारे जो डिफेंस लाइन ने उन्हें तोड़ दी क्या, आखिर वो इतनी अंदर हमारे जो आर्मी टेंट है उसके अंदर घुस भी कैसे पाए। और इस तरह की तो कोई स्किल सिर्फ जो नाइट होता है वही दिखा सकता है। आखिरकार जो असैसिन आया था अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा स्किल होगा और काफी ज्यादा अच्छा होगा स्किल के अंदर, तभी तो वो मिलिट्री के इतने अंदर मेडिकल जो बेस है उसके अंदर घुस पाया। क्योंकि जो मेडिकल एरिया सबसे ज्यादा ही टिपिकल एरिया होता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना, फिर साइड डिफेंस को तोड़ते हुए यहाँ पे आना, तो मतलब तो जो असिस्टेंट है वो हमारे में से एक है वो होना चाहिए, तभी उसके दिमाग के अंदर जो कंपनी कमांडर है उसकी इमेज आती है। क्योंकि जो कंपनी कमांडर है एक इस प्रकार की स्पीसीज से आती है जो कि बहुत ही साइलेंट रखती है अपनी प्रेजेंस को और काफी ज्यादा फुर्तीली भी होती है, यानी एल्फ रेस से आती है। क्या उसी दिन है ना जो कंपनी कमांडर है इसीलिए हमारे टेंट के अंदर आई थी क्या, ताकि हमारी लोकेशन वगैरह है वो देख सके। फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं ऐसे किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकता, मुझे कोई जो ठोस सबूत है वो चाहिए कंक्लूजन पहुंचने के लिए, मुझे बस वेट करना होगा उस असिस्टेंट का कि आखिर कौन हमारे ऊपर अम्बुश करने के लिए आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो रीड होता है उसकी गर्दन में एक पॉइजनस जो नीडल होती है वो अचानक से आकर लगती है, जिसका पता एक बार के लिए तो जो रीड है उसे भी नहीं चलता, लेकिन जैसे उसे पता चलता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश वो करता है और हड़बड़ाहट में जो बेड है उसे नीचे की ओर ही गिर जाता है।
फिर वो देखता है पास वाली बेड के ऊपर जो वेंजिन है वो ही मरा पड़ा है उसी पॉइजन नीडल की वजह से। और वो जब है ना यहाँ पे करेंग की तरफ देखता है तो उसे किसी पॉइजन नीडल से नहीं मरा होता है। एक असिस्टेंट आता है, अपनी जो सोड है वो लेता है और सीधा उसके ना छाती के अंदर उस तलवार को घोप देता है, मतलब मार देता है यहाँ पर करेंग को भी। और हम देखते हैं तभी एक टेंट को ना चीरते हुए एक और असिस्टेंट उसके पास आता है। पहला असिस्टेंट दूसरे असिस्टेंट को बताता है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, कंपनी कमांडर ही होती है, सेकंड असिस्टेंट। अगले दिन जब रीड है वो उठता है तो वो बैठा बैठा सोचता है कि आखिरकार वो उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस है वो कब कर नहीं पाया, कि आखिरकार वो लोग कब अटैक करने के लिए आए, तो आखिरकार वो उन लोगों से लड़ कैसे पाएगा। और ऊपर से ऊपर उसका सामना कंपनी कमांडर से होने वाला है, तो आखिरकार वो उनको डिफेंड है वो करे तो करे कैसे, क्योंकि कंपनी कमांडर एक ऐसी पर्सन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उन्हें हराना है तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार मेरे सामने जो मुसीबत आई है उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है वो होने वाली है। जब मैं पहली बार उस एनिमी स्वॉर्डमैन से लड़ा था, जो स्टेप की प्रोग्राम है वो करता था, उसके मुकाबले ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। लेकिन वो सोचता है जिस प्रकार से उसने उस एनिमी के ऊपर विजय हासिल की थी उसी प्रकार से वो इस ना जो टास्क को या फिर इस चीज से भी आराम से है वो निकल सकता है, अगर वो थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस है वो करे। तो मुझे बस यहाँ पे थोड़ी और मेहनत करना है और मैं फिर से वापस टॉप पे आ सकता हूँ और इस प्रॉब्लम से आराम से निकल सकता हूँ। और हम देखते हैं फिर से यहाँ पे जो रीड का कॉन्फिडेंस है वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे है ना जो रीड है पूरे ना जो कैंप होता है, टेंट होता है, उसके अंदर ढूंढने लगता है कि जो असिस्टेंट है पहले ही तो उसके रूम के अंदर अवेलेबल नहीं है, और इस चक्कर में वो यहाँ पे है ना जो वेंजिन है उसकी भी जो चादर है वो उतार देता है। ये देख करके वेंजिन है वो बोलता है अरे यार तुम मेरे को सोने क्यों नहीं दे रहा, अब तो नाइट हो चुका, तो सोने दे यार, तुम क्या ढूंढ रहा है। तो फिर वो सोचता है कि मैंने पूरी टेंट के अंदर देख लिया लेकिन मुझे किसी भी ना हत्यारे के निशाने वो नहीं मिले। लगता है कि वो लोग बाहर से गात लगाकर हमारे ऊपर हमला है वो करने वाले हैं, तो मुझे बाहर जाकर के चेकआउट है वो करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसी चीज़ के लिए मुझे तैयार हो रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे है ना फिर से है ना जो वेंजिन होता है वो बोलता है लगता है तुम अपनी जो सोड है वो लेकर क्रोकोच मारने की प्रैक्टिस है वो करने वाले हो, इसीलिए ना तुम आज इतनी ज़्यादा बिजी वो लग रहे हो और मुक्त कामों कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद में अपना जो रीड है वो मुझे लेते बोलता है कि नहीं मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे कॉकरोच को मारने में। अब ये सुनने के बाद में भाई यहाँ पे वेंजिन को बुरा लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे कॉकरोच है वो बोल दिया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे करेंगे आ जाता है और वो इन दोनों की इस प्रकार का ना प्यार भरे शब्दों को सुनकर ही बोलता है लगता है मैं गलत टाइम के ऊपर आ गया, आप बोले तो मैं कुछ समय बाद में आ जाता हूँ और अभी आप लोग अपना जो सेटलमेंट है वो पहले कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जो करेंग होता है वो आकर के अपना बिस्तर वगैरह जचाने लगता है और उसको देख करके यहाँ पे रीड है वो सोचता है कि जिस प्रकार से जो हत्यारे थे उन्होंने यहाँ पे ना करेंग को मारा, उससे ये लगता है कि वो लोग यहाँ पे स्पेशली इसी को मारने के लिए आए थे, क्योंकि हमें तो पॉइजन नीडल से मार दिया लेकिन इसकी छाती के अंदर तलवार घुप के मारा, तो यानी उनका मेन टारगेट यही होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आखिर इस बंदे के अंदर इतना क्या खास है कि ये उनका टारगेट बन गया, लेकिन मुझे ना इस पर संदेह तो है आखिरकार ये बंदा है तो है कौन। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, जैसे कि मेरे स्क्वाड मेंबर्स हैं वो भी है ना पता नहीं किस प्रकार के मिस्टीरियस लोग हैं, लेकिन मैं कभी भी उनसे पूछता नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, फिर तुम क्या करते हो, इस प्रकार के मैं कोई भी क्वेश्चन करता नहीं हूँ। लेकिन ये जो बंदा है इसके साथ है ना मेरी जो फेथ है वो भी जुड़ी हुई है, तो मुझे इससे पूछना ही होगा कि आखिर ये बंदा है तो है कौन। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रीड है वो सीधे पूछ लेता है करेंग से कि आखिर तुम हो क्या। अब जो करेंगे उसे इस प्रकार का सवाल पूछने के कारण उसे थोड़ा अटपटा लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस प्रकार का आंसर यहाँ पे रीड को दे। यहाँ पे फिर है ना जो करेंगे वो है ना बोलता है कि एक्चुअली बात ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आखिर मैं क्या हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी है। तो ये सुनने के बाद में जो रीड होता है इस बात से एग्री हो जाता है और बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बता सकते। तो ये सुनने के बाद में जो वेंजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या तुमने इसकी इतनी सी बातें विश्वास कर लिया, मुझे तो यार इसकी शक्ल देख के लग रहा है ये हमारे देश का व्यक्ति नहीं है, बाहरी देश का है, और मुझे तो लगता है किसी ना किसी प्रकार का कोई स्पाई होना चाहिए और हमारे देश के अंदर किसी प्रकार की जासूस वगैरह करने के लिए ही आया है। तो हम देखते हैं जो करेंग होता है वो वेंजिन के पास जाता है और बोलता है कि मैं कभी भी इस देश को ना धोखा ना तो आज दूंगा ना आने वाले समय में दूंगा। और जैसे ये बात यहाँ पे ना रीड है वो सुनता है, वो उसकी आंखों के अंदर देखता है तो उसे आंखों में देख करके ये लगता है कि ये बंदा है ना वाकई में सही बोल रहा है। इसकी जो आंखें है उसकी जो मूवमेंट है उसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर किसी प्रकार के जो नाइट का ओरा है वो निकल रहा है। लेकिन ये जो नाइट है वो भी नहीं हो सकता, अगर ये नाइट होता तो ये जो हत्यारे आए थे रात को उनके खिलाफ कुछ तो कर पाता, लेकिन ये कुछ भी है वो नहीं कर पाया था। तभी हम वेंजिन को देखते हैं वो बोलता है कि अगर इस प्रकार से तुम अपने हायरेस्ट बंदे उनसे बात करते हो क्या, मुझे लगता है तुम कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हो। तो जो करेंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं नाइट हो जाती है तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सो जाते हैं और एज यूजुअल यहाँ पे ना जो रीड है वो करेंग को गुड नाइट करता है और करेंग ना यहाँ पे रीड को गुड नाइट करता है, लेकिन वेंजिन किसी भी को ना गुड नाइट नहीं करता और वो भी चुपचाप सो जाता है। अब ये देख करके यहाँ पे रीड है वो सोचता है लगता है आज इसने डायलॉग इसलिए नहीं मारा क्योंकि आज करेंग ने इसे थोड़ा बहुत डरा दिया है, इसलिए आज साइलेंटली सो गया, वरना अपना ये जो डायलॉग मारे बिना रहता मत, जैसे कि कल इसने मारा था मैरिज करने वाला। तभी हम देखते हैं जो रीड है वापस से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर जाने लगता है। ये देख करके ना जो वेंजिन है वो बोलता है कि अब आधी रात को तुम उठ करके कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो रीड है वो बता देता है कि एक्चुअली कुछ असिस्टेंट आया जो हत्यारे वो आने वाले हैं और हम लोगों को मारने वाले हैं, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो खड़े हो जाओ और मेरे साथ आकर के उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी है ना ये सुनने के बाद जो वेंजिन होता है वो बोलता है वाकई में तो क्रेजी हो गए, मुझे तो सोने दो, और वो सो जाता है। और इधर अचानक से हम देखते हैं एक आवाज़ यहाँ पे ना रीड को सुनाई देती है, क्या कर इसने हमें नोटिस वो कैसे किया, और हम देखते हैं एक खतरनाक सी नीडल आकर के उसकी जो वेटल पॉइंट होते हैं गर्दन के ऊपर वहाँ पे आके लगती है। इस प्रकार से है ना यहाँ पे रीड भी मारा जाता है और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेंजिन है वो भी मारा जाता है और अगले पल जो करेंगे वो भी मारा जाता है, यानी यहाँ पे जो रीड है वो बिना कुछ किए हुए फिर से ना एक बार मारा जाता है।
और हम देखते हैं कि वापस से जब है ना यहाँ पे रीड वो उठता है कि और बोलता है कि यार ये मेरा चौथी बार है, लेकिन मैं उन बंदों के खिलाफ कुछ भी है वो नहीं कर पाया। आखिर मुझे इस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए? क्या मुझे सभी लोगों को बता देना चाहिए कि इस प्रकार का अटैक है वो होने वाला है और उन्हें भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लेना चाहिए क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बात से किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन है वो निकलेगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो एक किसी कंपनी कमांडर के पास जाता है और उसे सारी स्टोरी बता देता है कि इस प्रकार से है ना कुछ है ना हत्यारे आकर के हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन कंपनी कमांडर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि चल निकल यहाँ से। तो फिर यहाँ पे है ना जो रीड खुद ही सोचता है कि मुझे ना बस ये प्रेडिक्ट करना होगा कि असैसिन कौन सी जगह से आने वाले हैं और मैं उनके ऊपर धावा है वो बोल दूंगा। तो टेंट के एक कोने में छुप जाता है और यहाँ पे हथियारों का वेट करता है। लेकिन अगले ही पल है ना एक जो नाइफ है वो आकर के गर्दन की आर पार हो जाती है रीड के, और वो फिर से असफल हो जाता है और मारा जाता है। फिर वो अगले दिन सोचता है कि अरे यार दूसरों की मैं हेल्प है वो तो ले नहीं सकता, तो मैं इस बार ऐसे करता हूँ टेंट के बाहर रुकता हूँ और उन हथियारों का आने का इंतजार करता हूँ और बाहर से उनके ऊपर अम्बुश है वो कर दूंगा। मतलब वो लोग यहाँ पे अम्बुश करने आएंगे लेकिन उन्हीं के ऊपर अम्बुश है वो हो जाएगा। लेकिन सारे जो सपने होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं रीड के, क्योंकि अचानक से किसी जगह से एक नीडल या फिर कोई वेपन आकर के लगता है और ऑन द स्पॉट रीड मार जाता है। और उसे ये भी रियलाइज है वो नहीं होता है कि आखिर उसे जो अटैक लगा तो लगा कैसे, वो मारा गया तो मारा कहाँ से गया। इसी प्रकार से वो और भी अलग अलग जगह है वो देखने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हत्यारे होते हैं हर बार उसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उसे पहले मार देते हैं और वो किसी भी प्रकार से अपने आप को उस पॉइजन नीडल है उससे तो बिल्कुल भी अपने आप को बचा है वो नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार से 20वां दिन आ जाता है जिस दिन वो वापस से उसी दिन उठता है और ये सारी चीज सोच करके फिर से है ना जो है ना रीड है वो सदमे में चला जाता है कि अरे यार मैं तो लगभग 20 बार मर गया और एक भी बार में है ना पिटिशन है सही कर नहीं पाया। लेकिन फिर से वो अपने आप को मोटिवेट है वो करता है और बार वापस वो के ऊपर जाता है और सोचता है कि उसे सबसे पहले ना इस चीज का इलाज ढूंढना होगा कि अगर वो जो पॉइजन नीडल है उसका है ना सोल्यूशन वो कैसे ढूंढ पाए, मतलब उससे वो बचने के लिए कैसे रेडी रहे। तभी वो इसी प्रकार से आगे ही चलते हुए जा रहा होता है तब उसे सामने की ओर जैक्सन दिखाई देता है। तो वो भी जैक्सन की तरफ जाता है और उसे ना थोड़ा सा जो फ्लैशबैक की मेमोरी याद आती है रेम की, जब वो रेम के साथ ट्रेनिंग वो कर रहा था तब रीड ने रेम से पूछा होता है कि अगर तुम लोग है ना जैक्सन को जंगली बिल्ली है वो क्यों बुलाते हो। तो यहाँ पे जो है ना रेम है वो एक्सप्लेन करने लगता है कि अगर हम जैक्सन को है ना जो जंगली बिल्ली है वो क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो है ना जैक्सन है इस प्रकार का बंदा है कि वो हमेशा अपने जो एनिमी है उसके पीछे से अटैक करता है और बड़ी स्पीड के साथ अटैक करता है और वो अगले ही पल वहां से गायब भी हो जाता है। तो हम देखते हैं जो जैक्सन एज यूजुअल हमेशा जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि आखिरकार ना आपकी जो है ना इंजरी है वो कैसी है वो पूछ लेता है और रीड मन में सोचता है कि अगर जो जैक्सन है वो उसे अपनी टीम में ले ले तो वो पक्का है ना उन हथियारों से बच पाएगा। लेकिन उसके बाद इस प्रकार की कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसे अपने मेडिकल टेंट है उसके अंदर ले जा सके। लेकिन अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ढूंढना है तो मुझे खुद को ही ढूंढना होगा और उस वॉल को मुझे अकेले को ही पार है वो करना होगा। इसलिए मुझे एक बेस्ट स्किलफुल पर्सन से इस प्रकार की स्किल है वो सीखनी होगी जो मुझे इस वॉल को क्रॉस कराने के अंदर मदद है वो करा दे। तो जो रीड है वो जैक्सन से पूछता है कि जैक्सन यदि कोई बंदा आपके पीछे से अचानक से अटैक कर दे तो उससे बचने के लिए उस परिस्थिति के अंदर क्या करना चाहिए। तो जैक्सन होता है वो एक पल के लिए सोचने लगता है और सोचकर जवाब देते बोलता है कि भाई मैं ना इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी ना अटैक है वो किए उसके बाद में कोई भी एनिमी है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो मुझे इसके तरीके के बारे में कोई भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अब जैसे ये बात यहाँ पे जो रीड है वो सुनता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि एक ही बंदा है ना इसके अटैक से सर्वाइव नहीं कर पाया होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है वो होती है। ये इसका लास्ट चैप्टर था, यानी 7 ही चैप्टर आए हुए हैं, सातों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और महीने में एक चैप्टर आता है। तो आगे से जब 7 चैप्टर या 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तभी इसका अगला वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आएगी, तो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, दिल के अंदर कोई बात हो तो वो भी लिख देना। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।